आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों से की मुलाकात। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाएगी प्रदेश सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है, धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख से कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना योद्धाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली है काफी सफलता। जिला पंचायत चुनाव में भी जीतेगी भाजपा, साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जो कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, उनके भरण पोषण का जिम्मा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से देश दुनिया में व्यापक क्षति हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश सरकार ने भी इससे बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में 174 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमाऊ अभिभावक को खोया है। उनके संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 4,000 रुपए हर माह बाल संरक्षण योजना के तहत दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी शिक्षा, भरण पोषण, 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप देने की योजना है। शादी योग्य हो चुकी बच्चियों को 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण तमाम जगहों से एक बराबर इस बात के सुझाव आ रहे थे कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन बच्चों के बारे में सरकार को कोई एक योजना चलानी चाहिए। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी एक व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। हमने बाल विकास और पुष्टाहार विभाग से इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वह उन सभी 174 बच्चों के साथ जरूर मिले, उनके जो वर्तमान में लीगल गार्जियन है संवाद बनाए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उन बच्चों को न होने पाए। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी अनमन्य सहायता है, ये उन्हें अवश्य प्राप्त हो, व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूरे प्रदेश में भी हम लोग इस योजना को व्यापक स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है, जिसके चलते काफी दिनों से 1 लाख से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। कोरोना मामले कम होने के बावजूद सरकार ने अपने टेस्ट करने की प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने दिया है। 27 करोड़ डोजेज जो है कोविड की वैक्सीन की हम देश के अंदर लोगों को दे चुके हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के रूप में। और आज हम उस स्थिति पे आए हैं जब जो कोविड की सेकंड वेव थी, जो 4 लाख से ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुंची, वहां लगभग काफी दिनों से 1 लाख से कम केसेस आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में लगभग 62,000 के करीब केसेस आए हैं। केसेस कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने अपनी जो टेस्ट करने की प्रक्रिया उसको कमजोर नहीं होने दिया। 37 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश में टेस्ट हो चुके हैं। 20 लाख ऑन एन एवरेज रोज टेस्ट हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के हाथी बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत निरीक्षण किया। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यमंत्री के द्वारा गोद लिया गया है और उन्होंने यहां पर अभी तक किए गए कार्यों की प्रगति का हालचाल लिया। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने मुख्यमंत्री को प्रगति के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किए गए कार्यों को देखा तथा उन्होंने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना योद्धाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। इसके लिए 26 से अधिक राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। उसके तहत कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट और सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल सामान सपोर्ट जैसी 6 कस्टमाइज्ड जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी और गांव की तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में
पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 24 घंटों में 62,480 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 88,977 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.03% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,98,656 हो गई है, जो कि 73 दिनों के बाद 8 लाख से कम हुई है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,587 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 26,89,60,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। पिछले 24 घंटों में 32,59,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के विधायकों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बाद में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव में भारी सफलता प्राप्त करने के बाद अब जिला पंचायत के चुनाव में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की प्रयागराज में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी स्थिति में निपटा जा सकता है। 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ उतरेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। प्रतापगढ़ में हुए सुलभ श्रीवास्तव पत्रकार हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पंचायत चुनावों की सबसे बड़ी सफलता जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष बनने वाले हैं उसमें भाजपा के खाते में होगी। ऐसा मुझे भरोसा, विश्वास और लोगों के समर्थन से मैं उत्साहित। जांच हो रही है, जो दोषी हैं पकड़ करके कठोरतम दंड दिलाएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो हम लोगों की जिम्मेदारी है और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उनको बहुत कठोर दंड मिलेगा और उसकी बहुत गहराई से तथ्यात्मक जांच हो रही है। जो दोषी होंगे बचने नहीं पाएंगे। 2017 की तैयारी किए थे, जैसे 2019 की तैयारी किए थे वैसे 2022 की तैयारी है और 2022 में हम लोग 2017 दोहराएंगे। फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम के लिए सीबीएसई द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर सहमति दी है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार करने का जो फॉर्मूला बताया है उसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड में मिले नंबरों के आधार पर 30, 30 और 40 को आधार बनाया है। सीबीएसई ने जानकारी दी है कि 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई और 12वीं कक्षा के नतीजे 31 जून तक घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने हाईस्कूल परीक्षा परिणाम के लिए जो फॉर्मूला बनाया है उसमें 50% 9वीं के और 50% अंक हाईस्कूल प्री बोर्ड के परीक्षा परिणाम को जोड़ने का प्रस्ताव है। इधर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया है। परीक्षार्थियों को बाद में अंक सुधार का भी मौका दिया जाएगा। कोरोना काल में बंद प्रतापगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित 21 ट्रेनों को रेलवे ने फिर से सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। रेलवे ने कानपुर से प्रतापगढ़ से कानपुर तक चलने वाली इंटरसिटी स्पेशल सहित कई ट्रेनें 21 जून से बहाल करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने लखनऊ जंक्शन से चेन्नई के बीच चलने वाली चेन्नई स्पेशल को 5 जुलाई से बहाल करने का निर्णय लिया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। की ओर गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाई। ये डोज उन्होंने संजय नगर स्थित सरकारी अस्पताल में लगवाई ताकि एक उदाहरण पेश कर सकें कि सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों के वैक्सीनेशन में कहीं भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी ने भी ये वैक्सीनेशन कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हर किसी को ये वैक्सीन लगवाई जाए। कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर मिथ्यावाद फैलाया हुआ है
कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन सही नहीं हो रहा। इसी को दूर करने के लिए मैंने आज सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराया है। तीसरी लहर के बारे में उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों को और भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है और सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। गाजियाबाद में 100 पीडियाट्रिक बेड का इंतजाम किया जा रहा है जिससे कि कोई परेशानी ना हो। देखिए, हम चाहते हैं कि सबके सब वैक्सीन लगवाएं। कुछ मिथ्यावाद लोगों ने फैलाया है, मिथ्यावाद दूर होना चाहिए और हमारा लक्ष्य यही था कि अपने सरकारी हॉस्पिटल में लगवाया जाए ताकि लोगों को भरोसा हो, लोगों को पता चले कि हमारे सब हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और संयुक्त हॉस्पिटल के बारे में मैं कहूँगा कि शुरू से यहाँ पर काम बहुत बढ़िया था, सब जगह ऑक्सीजन का प्रबंध करा है। जहाँ तक शहरी इलाके हैं, हमारे 9 हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट तब तक लग गए। 100 पीडियाट्रिक बेड का बंदोबस्त किया जा रहा है कुछ हॉस्पिटल्स में और हमारी कोशिश ये होगी कि ये पूरे तरीके से बच्चों के लिए फायदेमंद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। पिछले दिनों रेहड़ी, फेरी और छोटे दुकानदारों को वैक्सीनेशन का कार्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में नगरपालिका के सहयोग द्वारा जनपद में किया गया। इस दौरान सब्जी वाले, फूल वाले, छोटे खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले आदि खोखे दुकानदारों को वैक्सीन लगवाई गई। जब हमने इन दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि वैक्सीन लगवाने का कोई नुकसान नहीं है, न इससे कोई बीमारी फैलती है, बल्कि वैक्सीन लगाने से लाभ होता है, अपने परिवार की सुरक्षा होती है, साथ ही आने लोगों की सुरक्षा होती है और अपने को भी कोविड बीमारी से बचाव है। वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन इस वजह से लगवाइए कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए और हमारी फैमिली के लिए भी अच्छी है और जिससे कि मैं भी ये अपील करना चाहूंगा सबसे कि जो भी 18+ या 45+ या 40+ लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वैक्सीनेशन कराएं और अपनी फैमिली और अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहेंगे। अपनी वैक्सीन लगवाने से ये है कि अपनी एक प्रिकॉशन तो हो जाएगी कि हाँ हमने वैक्सीन लगा लिया कि कुछ सेफ्टी हो जाएगी, 90% 80% कुछ तो सेफ्टी होगी। बिना लगवाए तो 100% नुकसान ही नुकसान है। मैं काठा में सब्जी बेचता हूँ मंडी में और मैं एक वैक्सीन लगवा चुका हूँ। दूसरी वैक्सीन का मुझे टाइम है और मैं पब्लिक के कारोबार के बीच में रहता हूँ ऐसे में, तो इसलिए मैं वैक्सीन लगाना ठीक समझ रहा हूँ और मैंने वैक्सीन लगवाई है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और मेरा कारोबार ऐसा है, लोग मिलते हैं मुझसे, तो इसलिए मुझे वैक्सीन का मैंने प्रयोग किया। मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमें 2-3 दिन हो गए वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, इससे कोविड महामारी से बचा जा सकता है। वैक्सीन लगवाना बहुत अच्छी बात है, इससे शरीर की शक्ति बढ़ती है और कोई रोग पैदा नहीं होता। इसको वैक्सीन को लगवाने से बहुत फायदे मिलते हैं। आप इस वैक्सीन को, मैं अनुरोध है, वैक्सीन को जरूर लगवाइएगा। इससे शरीर में लगने की क्षमता बहुत बढ़िया रहती है और आप भी लगवाएं वैक्सीन को और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही इससे कोई परेशानी होती है। वैक्सीन का लगवाना जरूरी होता है। मथुरा के वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मथुरा के अस्पतालों को 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपातकाल में मरीजों की सेवा के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण अपने आप में एक सर्वोत्तम सेवा है। नवनीत चहल ने जिला अस्पताल महिला, जिला अस्पताल पुरुष एवं संयुक्त जिला अस्पताल वृंदावन को क्रमशः 3-3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए ताकि आगामी समय में इनका लाभ मरीजों को प्राप्त हो सके। अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गत 2 माह से जो गंभीर परिस्थितियां चल रही हैं, ये संस्था दैनिक कामगारों, साधु संतों, सन्यासियों, भिक्षुक, निराश्रित एवं जरूरतमंदों को प्रतिदिन 8000 जरूरतमंदों को पका पकाया भोजन आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, राधाकुंड आदि के 40 वितरण केंद्रों पर उपलब्ध करा रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में उनके कार्यालय में जिला चिकित्सालय पुरुष, जिला चिकित्सालय महिला और जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन तीनों अस्पतालों में 3-3 कंसंट्रेटर अक्षय पात्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उन तीनों अस्पतालों के सीएमएस को अक्षय पात्र के द्वारा इस विषम परिस्थितियों में भोजन सेवा का कार्य निरंतर जारी है। संस्था से प्रतिदिन
8,000 जरूरतमंदों को, भिक्षुकों को, दैनिक कामगारों को विभिन्न स्थानों पर, मथुरा जिले के जिसमें लगभग 40 स्थान हैं और आगरा जिले के 10 स्थान हैं, वहां पर पका पकाया भोजन प्रतिदिन पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही संस्था के द्वारा अस्पतालों में उनके मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए और स्टाफ के लिए पैक्ड खाना भी वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित और 2 उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार और राम नरेश पासवान ने आज इंदिरा भवन स्थित आयोग में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद है सबका साथ सबका विकास हो। इसी वाक्य सूत्र पर आयोग काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि समाज के दबे, कुचले व शोषित को त्वरित न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सोच है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कि हमें आखिरी व्यक्ति तक चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है लोगों के, और कोई भी जो हमारा अनुसूचित समाज का गरीब व्यक्ति किसी भी समाज का हो उसके साथ किसी प्रकार कोई अन्याय भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एससी आयोग जो बनाया गया, SC ST आयोग, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि कभी कभी कुछ जो हमारी गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ कुछ जाति के आधार पर लोग अत्याचार करते थे, तो इस तरह का अत्याचार ना हो और करने वाले लोग जो भी गलत हों उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसी बनाया गया ये। आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि दलित समाज आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता कि वो लखनऊ आयोग के चक्कर लगा सके, इसलिए आयोग की ओर से उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। पीड़ित अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। SC ST के लोग बिना वजह बहुत जो परेशान किए जाते हैं उनकी पूरी मदद करेंगे। महीनों से उनके लिए जो शासन के द्वारा धनराशि नियुक्त की जाती है कि आपके चोट लगेगी इतना देंगे, आपके साथ रेप होगा तो इतना देंगे, तो उनको धनराशि देने का मतलब ये होता है कि वो जाकर के अपने घर का काम सही कर ले, जो अस्त व्यस्त हुआ वो ठीक कर ले। वो जो पेंडिंग में रहती फाइलें हैं उनको त्वरित गति से लागू करेंगे और SC समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, ताकि आप समाज में जाकर के अच्छा काम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, समाज में पढ़ कर के काम करें। हाँ, ऑनलाइन व्यवस्था भी हो गई है, आप अपने घर बैठ करके ऑनलाइन करिए, उस पर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी। श्रावस्ती में लगातार राप्ती का कहर जारी है। राप्ती नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके चलते दर्जनों गांव राप्ती की चपेट में आ गए और पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। दर्जनों गांव के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। वहीं गांव के लोग अपने घरों की छतों पर या घरों में फंसे हुए हैं। भगवानपुर गांव में अब तक 3 मकान राप्ती में कट चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी खुद मौके पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के तमाम उपाय सोच रहा है, लेकिन जनपद में NDRF टीम न होने के नाते मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे जिले के NDRF की टीम को बुलवाया गया है, जिसके आने के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। वहीं आज सुबह से ही बाढ़ का लगातार जलस्तर कम हो रहा है, जिससे गांव में भरे पानी से लोगों को निजात मिलेगी। अभी फिलहाल जो है 128.10 पे चल रही है, और जो कि आपके डेंजर मार्क से तो ऊपर है, लेकिन अभी फिलहाल 5 गांव जो है आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। और यहाँ पे अभी फिलहाल जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोग का जो सड़क वगैरह पे पानी बह गई है, वहाँ पे हम लोग नाव वगैरह की जो व्यवस्था कर लिया है हम लोगों ने, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देश में गोल्ड हॉलमार्क लागू होने से फिरोजाबाद के ज्वेलर्स में बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसे दुकानदार एवं ग्राहक दोनों का ही फायदा बता रहे हैं। फिरोजाबाद के प्रसिद्ध ज्वेलर्स मदन लाल वर्मा का कहना है कि वो 50 साल से इस कारोबार को कर रहे हैं। हॉलमार्क से ग्राहक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और ग्राहक द्वारा गोल्ड बेचते समय दुकानदार को भी फायदा होगा। मिलावटखोरी से ग्राहक बचेगा, रजिस्टर्ड एवं ईमानदार दुकानदार परेशानी से बचेंगे। ज्वेलर्स प्रवीण कुमार वर्मा का कहना है कि हॉलमार्क गोल्ड को कहीं भी किसी को भी बेचा जा सकता है। इससे गलत तरीके से व्यापार करने वालों को परेशानी और सही लोगों के लिए अच्छा है। जो
सरकार ने ये सोने चांदी के व्यवसाय में जो प्योरिटी के लिए उन्होंने ये जो कानून बनाया है, ये इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सरकार धन्यवाद के पात्र है। इससे हमारे ग्राहक को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।